आज हम फाइनल अकाउंट्स के एप्लीकेशन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ कोलकाता लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017. So land and building, furniture and fittings, capital work in progress, calls in arrear at the rate of 25 each, cash in hand, 5% tax free government loan, fair market value is 2 lakhs rupees. Bills receivable, goodwill, trade debtors, trade creditors, general reserve, profit and loss account, bank overdraft, purchases and returns, sales and returns, advertisement, legal charges, carriage on goods purchased, wages and salaries including provident fund, repairs and trade expenses, stock on 1st April 2016, income tax advance, interim dividend paid, share capital, equity share of ₹10 is 6% debentures of ₹100 each. So these balances has been extracted from the trial balance. Other information, closing stock is given to you, market value दे रखी है उसकी, provision for doubtful debts है to be created at 5%, depreciation of all assets were calculated, इसका मतलब ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ट्रेड एक्सपेंसेस है लेकिन उसमें ऑडिट फीस भी इंक्लूड है, कॉल्स इन एरियर है 4000, डायरेक्टर्स डिक्लेयर इंटीरियम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 2.5% एंड रिकमेंडेड द फाइनल डिविडेंड फॉर द अमाउंट ऑफ 1,46,260. अज्यूम डिविडेंड टैक्स रेट इज 20%. यहाँ पे हमने आपको बताया था कि 17 के करीब होता है लेकिन इसने राउंड फिगर में प्रोवाइड इनकम फॉर ₹70,000 फॉर द ईयर 2016 and 17. And you have to prepare the statement of profit and loss for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as on that date. तो कुछ एक आपके पास एडजस्टमेंट्स हैं और कुछ इंफॉर्मेशंस हमारे पास दे रखी हैं. अब हमें इसको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो आज हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017. यही फॉर्मेट था हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास पार्टिकुलर्स थे, नोट नंबर, फिगर्स फॉर द करंट ईयर, यानी कि जिसको हम अमाउंट बोलते हैं. मैंने प्रीवियस ईयर की फिगर अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने प्रीवियस ईयर की फिगर को नहीं लिया. तो जैसे अभी हमारे पास फर्स्ट आइटम यहाँ पे आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हमें सेल की फिगर चाहिए, सेल्स रिटर्न की फिगर चाहिए. तो यहां तो हमें बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स. ठीक है जी. तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हमारा पास आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. देखिए, एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे इजी क्वेश्चन आएगा. मैं आपको एक एडवांस प्रॉब्लम बता रहा हूं. तो देखिए, अब हम ट्रायल बैलेंस में अगर जाएं तो वहां पे हमें जो फिगर दे रखी है वो फिगर दे रखी है सेल्स की. हाँ, तो सेल्स की फिगर दे रखी है 61,56,000 और साथ में रिटर्न की फिगर दे रखी है. तो लेस रिटर्न्स, और रिटर्न्स की फिगर देखें तो 1,40,000 की रिटर्न है, उसमें से ये माइनस कर दिया हमारे पास. तो ये रह गया मेरा 16,000 10 4 60 लाख. तो मेरे पास इसका मतलब नोट नंबर 1 आ गया मेरा 16,00,000 रुपीज. अच्छा, उसके बाद मेरा दूसरा आता है अदर इनकम. अच्छा, अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखें तो हमें आपको यहां पे नजर आ रहा है, देखिए अदर इनकम में जो फिगर है वो है आपके पास अदर इनकम 10,000 रुपीज. और ये फिगर जो है हमारे पास एक ही फिगर है. अगर ये एक ही फिगर है हमारे पास तो इसके लिए हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. तो उसको हम क्या करेंगे,
डायरेक्ट ही यहां पे लिख देंगे। सो दैट इज 10,000। तो आपको थर्ड क्या आ जाता है जी हमारे पास, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू होता है 1+2। तो ये मेरे पास आ गया 0,00620 60,26,000। अच्छा, अब उसके बाद फोर्थ क्या आ जाते हैं मेरे पास, एक्सपेंसेस। अच्छा, अब हम हमारे पास जो एक्सपेंसेस होते हैं जनरली, ये ट्रेडिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता तो हमारे पास आता कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो अब हमारे पास है नहीं है तो इसलिए यहाँ पे वो मैं नहीं लूंगा। उसके बाद है हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो आइटम नहीं होगी वो स्किप कर दूंगा और लिखूंगा भी नहीं मैं यहां पे। अच्छा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा। तो नोट नंबर 2 आ गया मेरा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब देखिए वहां पे आपके पास परचेजेस दे रखी हैं और देखिए परचेजेस हैं आपके पास 48 लाख की। साथ में आपको रिटर्न्स दे रखी हैं, लेस रिटर्न्स, और रिटर्न्स हैं आपकी 1 लाख रुपीस। ये आ गया मेरा 47 लाख रुपीस। अच्छा, उसके बाद आपने परचेजेस के ऊपर कैरेज भी पे किया है, तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एड कैरेज ऑन गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, वो हैं आपके 74,000। तो इस तरह से 004 और ये बन गया मेरा 44,74,74,74,000। तो यहाँ आ गया मेरा 44,74,000 रुपये। उसके बाद आता है मेरा चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज, जिसमें मेरा फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो इसका भी मेरे पास क्या बन जाएगा, नोट्स टू अकाउंट। तो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट में आ गया चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। अब यहाँ तो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल नहीं है, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स ही है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ओके, अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू दे रखी है और उसके बाद नेट रियलाइजेबल वैल्यू दे रखी है, तो उसमें से अब अगर हम देखें तो कॉस्ट यहाँ 10,82,000 है, और लेकिन मार्केट वैल्यू उसका 12,10,000 है। और आपको पता है स्टॉक की वैल्यूएशन हम किसके ऊपर करते हैं, विच एवर इज लोअर। तो जो विच एवर इज लोअर है, तो यहाँ पे ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दैट इज 10,82,000। क्लियर हो गया जी मैंने क्यों लिया ये। और जो 12,10,000 है वो क्यों नहीं लिया, क्यों, अदर इंफॉर्मेशन में पहली आइटम है आपके पास। अच्छा, 10,82,000 आ गया, उसमें से हम क्या करते हैं, लेस ओपनिंग स्टॉक, तभी हमें चेंज का पता चलेगा। और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है मेरे पास 9,52,000। तो चेंज हो गया मेरा 0,00,031 1,30,000। और ये क्या हुआ, कम हो गया ना, नेगेटिव में आ गया। तो यहाँ पे 1,30,000 को मैं नेगेटिव में लिख सकता, जो नेगेटिव की फिगर होती है उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके आ जाते हैं इम्प्लॉई बेनिफिट्स एक्सपेंसेस।
तो यहाँ पे मुझे नोट बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ओके, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में यहाँ पे आ गया आपका वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड है 4,64,000। और देख लीजिए कोई आइटम है, कोई नज़र नहीं आ रही है, इसका मतलब है यही फिगर यहाँ पे आ गई। तो 4 नंबर 4,64,000। अच्छा, एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, तो फाइनेंस कॉस्ट में भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो फाइनेंस कॉस्ट, अब देखिए फाइनेंस कॉस्ट हमने फाइनेंस क्या लिया है, डिवेंचर्स हैं हमारे पास, 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन है। ओके, और साथ में डिवेंचर्स हैं मेरे पास, डिवेंचर्स 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इज 20 लाख हैं, 6% है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स at the rate of 6% of 20 lakhs, which is equal to 1,20,000। तो यहाँ पे आ गया मेरा फाइनेंस कॉस्ट 1,20,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो मोस्टली हमारे पास कहाँ से आएंगे जी, वो डेप्रिसिएशन आएगा मेरा बैलेंस शीट से, जहाँ पे मेरी फिक्स्ड एसेट्स होंगी। तो फिलहाल मैं उसका वेट कर लेता हूँ डेप्रिसिएशन का, वहाँ से जो भी नोट आएगा वो वहाँ पे कैलकुलेशन कर दी जाएगी, क्योंकि रेडीमेड तो नहीं दे रखा है मेरे पास डेप्रिसिएशन। हाँ, दे रखा है डेप्रिसिएशन 2,86,400। तो रेडीमेड है तो मुझे नहीं बनाने की जरूरत है, 2,86,400 रेडीमेड। अब उधर है आपके पास अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। अच्छा, अब अदर एक्सपेंसेस के लिए मुझे नोट बनाना पड़ेगा, और वो नोट होगा अदर एक्सपेंसेस का। तो अदर एक्सपेंसेस में अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं है, रिपेयर एक्सपेंसेस है, रिपेयर एक्सपेंसेस 71,200। और लेकिन रिपेयर एक्सपेंसेस में ऑडिट फी इंक्लूड है, तो वो ऑडिट फी आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि उसको अलग से दिखाना पड़ता है। तो ऑडिट फीस मैंने 10,000 रुपए की यहाँ से माइनस कर दी, ये आ गई मेरी 61,200 रुपीज। अच्छा, उसके बाद हमने कहता 2,000 रुपए, अब डी एडजस्टमेंट अगर 2,000 रुपए हमने ऑडिटर को उसके टैक्सेशन के लिए दी है। तो पेड फॉर टैक्स मैटर कितना है जी, 2,000 रुपीज। अच्छा, अब ये एक तरह से आ गया 59,200, यहां ले जाते हैं इसको। अब यहां पे मेरी फिगर आ जाती है 59,200, बोला ना नोट्स टू अकाउंट में बताना पड़ता है। अब है हमारा पेमेंट टू ऑडिटर, पेमेंट टू ऑडिटर, और पेमेंट टू ऑडिटर में एक है मेरी ऑडिटर फीस, और दूसरी है मेरी अदर मैटर्स के लिए मैंने फीस दी है, और आपको मैंने थियोरेटिकली पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये क्या होता है। तो ये 10,000 अलग से, 2,000 जो है अलग से हो गया। अब ये दोबारा से इसमें जो है वो इंक्लूड हमने इसको कर दिया
अच्छा, उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट वन आ गया मेरे पास, पेमेंट टू ऑडिटर हो गया, और यहाँ पे हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, that is at the rate of 5% on डेटर्स हैं मेरे 4,16,000 रुपीज के ऊपर, तो 10 बन जाते हैं मेरे ये 200 ये बन गया मेरा 20,800 रुपीज। अच्छा, अब मेरे पास 20,800, अब कर देते हैं हम इसका, और क्या था हमारा, हाँ सॉरी, एडवर्टीजमेंट और लीगल चार्जेस रह गए हमारे। एडवर्टीजमेंट का पैसा है 1,78,800, और लीगल चार्जेस आगे मेरे 20,000 रुपीज के। अच्छा, अब क्या बना मेरा, देखिए आउटर कॉलम में क्या क्या चला गया वो देख लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गया मेरा 59,200, ये आ गए मेरे 12,000, यहां पे आगे मेरे 20,000 एंड ये 20,800, ठीक है जी, आउटर कॉलम में, और उसके बाद 1,78,800 और 20,000 रुपीज, ये आ गई जी मेरे आउटर कॉलम में, ये भी आउटर कॉलम में, तो टोटल करके आ गया मेरा 20,800 है मेरे पास, तो ये 20,000 है, 20,000 सो 2,90,800। तो अदर एक्सपेंसेस मेरा नोट नंबर 6, 2,90,800 रुपीज, ये मेरा यहां से आ गया अदर एक्सपेंसेस का। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी हम, टोटल एक्सपेंसेस। तो ये हमारा प्लस हो गया, प्लस में से 1,30,000 माइनस हो गया, कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, 44,74,000 प्लस 4,64,000 1,20,000 प्लस 2,86,400 प्लस 2,908,000 माइनस 1,30,000 रुपीज, तो ये बन गया मेरा 58,05,200 टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, अब मेरा पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000, तो ये आ जाएगा मेरा, मैं अलग से वैसे कर रहा हूं आपका, 0,0,8,0,2,2, तो इसमें से मैंने ये माइनस किया, तो ये अमाउंट मेरे पास आ गया 2,20,800। ओके, अब उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसमें से कहता है, देखिए इस बार प्रोवाइड इनकम ₹70,000 फॉर द ईयर 2016 एंड 17, कितने से, अच्छा ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ जाता है, इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो कितना है, इसमें से आपका 70,000 का इसने करंट टैक्स है मेरा 70,000 रुपीज, तो ये मेरे पास आ गया
प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड विच इज इक्वल टू 1,50,800 रुपीज। अब इसी के ऊपर जो है हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो भी बता देता हूं। अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस जिसको बोलते हैं। देखो ईपीएस के कैलकुलेशन करने से पता क्या होता है, वो है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है और डिवाइडेड बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर से आ जाता है ये। ठीक है, अगर आपको ईपीएस की कैलकुलेशन आपको यहां से करनी है। अच्छा, ये मेरा बन गया जी स्टेटमेंट ऑफ, ये यहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। आपकी जो अदर इनकम है, वो अदर इनकम की वर्किंग कर देता हूं। यहां पे देखिए, अदर इनकम जिसको हम बाद में एक्रूड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। देखिए 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन जहां हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीज है। तो अभी हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो 2 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो ये क्या बन गया मेरा, एक्रूड इंटरेस्ट। इसलिए ये 10,000 रुपए जो है आपके कहाँ जाते हैं, अदर इनकम में भी आ जाते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारे पास ये हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे पहले आती है जी, फर्स्ट आता है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। और इसमें मेरे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है जी। और शेयर होल्डर फंड्स में ये मेरा 1 और 1 में मेरा ए में आ जाता है मेरा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मुझे बनाना पड़ेगा यहां पे नोट्स टू अकाउंट। ओके, तो अगर मैं नोट्स टू अकाउंट में जाऊं तो मेरे पास क्या क्या दे रखा है, देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं दे रखी है ना, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आ गया मेरा इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो है मेरे पास 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना बन गया जी मेरा, 40 लाख रुपीज। लेकिन लेस क्या हो जाता है जी मेरा, कॉल्स इन एरियर। तो एक तो डायरेक्टर ने नहीं दिया हमें, आप देख सकते हैं वहां पे 4,000 रुपये उसने दिए, और कॉल्स इन एरियर ऑफ अदर्स है, लेस कॉल्स इन एरियर्स फॉर अदर्स। अब आप अदर्स देखें तो वहां पे 46,000 लिखा हुआ, वो देखिए। तो ये मेरे हो गए 50,000 रुपीज। तो एक तरह से आउटर कॉलम में कितना चला गया, 39,50,000 रुपीज। तो ये जो 39,50,000 रुपीज है, तो ये देखो जी कितने बने थे मेरे, 6 बने थे ना। तो ये नोट नंबर आ गया मेरा 7, और 7 में मेरा अमाउंट आ गया 39,50,000 रुपीज। सॉरी, ये इसके सामने आना चाहिए था, चलो अब यहाँ पे चला गया 39,50,000 रुपीज। उसके बाद है मेरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। तो ये मेरा नोट नंबर था 7, अब आ जाएगा मेरा 8, और वो होगा रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए अब रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ को मूव करते हैं। क्या क्या है, एक है मेरा जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व मेरे पास दे रखे हैं 3 लाख रुपीस के, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा है मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, पहले तो हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, हाँ, 1 अप्रैल 2016 को 1,76,000 का, 1,76,000 का। और प्रॉफिट फॉर द दूसरा है प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो अभी अभी हमने कहां से निकाला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये है जी हमारा 1,50,800। तो 1,50,800 रुपीज, ये मेरे आगे अपने प्रॉफिट्स आ गए। अच्छा, अगर मैं इनका टोटल कर देता हूं तो 0,086 3,26,800, 3,26,800 ये हो गया। अच्छा, अब हम उसमें से क्या कर देते हैं, एप्रोप्रिएशन। अगर कोई प्रोविजंस हैं तो एप्रोप्रिएशन क्या क्या है, एक तो है इंटीरियम डिविडेंड। अब आप वो हमने स्टार्टिंग में आपको इंटीरियम डिविडेंड के बारे में जरूर बताया था। तो एक आ रहा है हमारा 98,750 रुपीज जो है आपका इंटीरियम डिविडेंड है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा कि प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड की बात करी है उसने। अच्छा, जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो देखिए, अगर आपने तो अगर उसने वो जो फाइनल प्रपोज्ड डिविडेंड है वो दे रखा है इसने, प्रपोज्ड डिविडेंड इंटीरियर डिविडेंड 70,000 और साथ में उसने बोला था कि 20,000 डायरेक्टर अज्यूम्ड डिविडेंड टैक्स रेट जो है हमारा 20% है। इंटीरियर डिविडेंड एट द रेट ऑफ 2.5% जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फाइनल डिविडेंड मेरा आ गया 1,46,260। अच्छा, और उसके ऊपर लगा दिया उसने जो हमने डीडीटी बताया था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है उसकी हम जो है वो कैलकुलेशंस हम यहां पे करेंगे, ठीक है जी। अब ये जो है इसकी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स तो मैं आपको बता देता हूं। इंटीरियम डिविडेंड हमारे पास कैसे आया, पेड अप कैपिटल कितनी है जी मेरी, इसकी कैलकुलेशन में यहीं पे कर देता हूं, ठीक है जी। तो इंटीरियम डिविडेंड पेड अप कैपिटल कितनी आई जी मेरी, अभी मैंने कैलकुलेट करी, ये देखो। तो 2.5% ऑफ 39,50,000 विच इज इक्वल टू 98,750 हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास डिविडेंड इज पेड ऑन पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल ये आ गई हमारी। तो इंटीरियर डिविडेंड 2.5% और फाइनल डिविडेंड 1,46,260 रुपीज। ये बन गया मेरा 2 0 की 0 1 0 5 and 4। ओके, सो डिविडेंड टैक्स इज इक्वल टू, रेट आपको दे रखा है 20%। सो 20% ऑफ इसका, तो ये मेरे पास बन जाता है 245,010 into 20%, 49,002, which is equal to 49,002 रुपीज। ओके,
तो अब मेरे पास यहाँ पे जो टैक्स आ गया वो आ गया कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो अभी हम ले रहे थे, ये विच इज इक्वल टू 49002। अच्छा, तो ये अब मेरे पास अगर मैं इसका तीनों का टोटल करूं 266, हाँ, तो ये आ गया मेरा 2106492। अच्छा, अब अगर मैं इनमें से एप्रोप्रिएशन को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे पास लेस एप्रोप्रिएशन बोला था मैंने, इसको यहां से इसको हटा देता हूं, लेस एप्रोप्रिएशंस, मेरे पास फिगर आ गई 32788। ये इसमें से हुआ जी आपका, ये इसमें से, तो 3278। अब मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना रह गया, एक ये रह गया, एक ये रह गया। इन दोनों को मैं जब मैं प्लस करूंगा, ये एक्चुअली मैंने स्पेस यहाँ कवर कर लिया, तो मैं यही लिख देता हूँ 3 लाख प्लस 32788, विच इज इक्वल टू 3,32,788। ये फिगर मेरी रिजर्व एंड सरप्लस की आ गई। तो ये हो गया मेरा 8 नंबर, 332,788। देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है जी, कोई नहीं है जी, तो हम क्यों लेंगे। अच्छा, उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नहीं है जी। तो फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरा 2 पे नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास होंगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा जी, इसके लिए भी मुझे बनाना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है। मेरे को तो एक ही नजर आ रहा है, 6% डिवेंचर्स है 20 लाख रुपए के, तो क्यों नोट बनाना, मैं सीधा अगर लिख देता हूं यहाँ पे। चलो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 6% डिवेंचर्स हैं कितने से, 20 लाख रुपीज से, 20 लाख रुपीज। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 9, और ये बन गए मेरे 20 लाख रुपीज से। यही था जी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट नहीं है, अदर लाइबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद चलते हैं थर्ड में करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज में मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स में 10 नंबर ट्रेड पेबल्स में मेरे पास है, क्या क्या है ट्रेड पेबल में, सिर्फ ट्रेड क्रेडिटर्स हैं। ओके, सो ट्रेड क्रेडिटर्स, और ट्रेड क्रेडिटर्स हैं मेरे पास 6,12,000 के। तो यहाँ पे 10 नंबर आ गया 6,12,000। अच्छा, उसके बाद है मेरी फोर्थ अदर करंट लाइबिलिटीज। तो अदर करंट लाइबिलिटीज कहाँ आ जाएंगी, 11 नंबर में। अच्छा, अदर करंट लाइबिलिटीज में देख लेते हैं अब क्या क्या है मेरे पास। अदर करंट लाइबिलिटीज में है, हाँ, एक तो है आउटस्टैंडिंग इंटीरियम डिविडेंड, कितना, क्योंकि वहां पे 70,000 दे रखा है, तो बाकी कितना बच गया, ये देखो 98,750 70 दे रखा है, तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया 28,750। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना था जी, 1,20,000 रुपीज। ठीक है।
अच्छा, अगर ये था तो और कोई आइटम नहीं है, तो 05784 1,48,000, तो ये बन गई मेरी 11 नंबर 1,48,750। अच्छा, उसके बाद मेरे रह गए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए भी नंबर 12 लेता हूं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सिंपल ही बात है, आपको पता है, प्रपोज्ड डिविडेंड अभी हमने कैलकुलेशन करी, ये है 1,46,260 है। उसके बाद है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जिसको बोलते हैं, वो है मेरा 4902, ये देखिए। और क्या है, प्रोविजन फॉर, आपको बोला प्रोविजन करना है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो है आपका 70,000 का। तो इनका जो टोटल है मेरे पास, वो टोटल बन जाता है 1,46,260 प्लस 49,002 प्लस 70,000 रुपीज, ये बन गया मेरा 2,65,262 रुपीज। तो मेरे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बन गए, ये मेरे 2,65,262 रुपीज। इस तरह से अब मेरे पास आ जाएगा इसका टोटल। सो टोटल इज 39,395,000 प्लस 3,332,788 प्लस 20 lakhs प्लस 612,000 प्लस 148,750 प्लस 265,260, ये आ गया जी मेरा 7308,800। अब मेरे पास आ गया जी सेकंड, और वो कौन सी साइड है जी, एसेट्स। अच्छा, अब एसेट्स में सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाती हैं, फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, अब फिक्स्ड एसेट्स में जो मेरे पास होंगी वो है टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स के लिए मुझे पहले नोट्स टू अकाउंट्स की तरफ को मूव करना पड़ेगा, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। चलिए जी, तो ये मेरा नोट्स टू अकाउंट बन जाएगा, नोट्स टू अकाउंट नंबर बन जाएगा 13। अच्छा, कौन कौन सी हैं जी टेंजिबल एसेट्स में, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने से है, 511200 से है। फर्नीचर एंड फिटिंग है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स है 266,000, और ये टोटल हो गया मेरा 537,800 लेस। देखो डेप्रिसिएशन मेरा अक्यूमुलेटेड दे रखा है, रेडीमेड है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,86,400। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे माइनस कर लेता हूँ, 537,800 286,400 इक्वल टू 50,50,9,1,000 मेरे पास ये आ गया। तो इसको मैं टेंजिबल एसेट्स में लिख देता हूँ, ये आ गया मेरा 13 नंबर और 50,9,1,000। अच्छा, उसके बाद है मेरी इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स में मेरा 14 नंबर, यहां पर आप हेडिंग देंगे पहले, यहां पे टेंजिबल एसेट्स, यहां पे मैं हेडिंग दे रहा हूं इंटेंजिबल एसेट्स का। अब देखिए, इंटेंजिबल एसेट्स में मेरे पास
क्या क्या है इंटीरियर से, सिर्फ गुडविल है। ओके, सो दिस इज गुडविल, और गुडविल की फिगर है 3,20,000। तो एक ही फिगर आ गई मेरी, तो ये 14 नंबर पे 3,20,000 मेरा इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। अच्छा, अब इंटेंजिबल एसेट्स के बाद मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है मेरा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, नहीं है जी। अच्छा, तो अब मेरे पास रह गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, या इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट भी नहीं है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ आ जाएगा मेरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या है, 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन है। ओके, सो 5% टैक्स, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना था 14-15 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और वो क्या है 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन which is equal to 1,97,600। तो यहाँ पे भी मेरा 15 नंबर आ गया, 1,97,600 आ गया जी। अच्छा, ये भी खत्म हो गया। अब चलते हैं फिक्स एसेट्स। सेकंड वन इज करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में मेरे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेंटरीज हैं। अभी हमने इन्वेंटरीज ली थी, चेंज इन इन्वेंटरी हुआ था। इन्वेंटरी है मेरे पास 10,82,000 की। ठीक है जी। उसके बाद आ गया मेरा ट्रेड रिसीवेबल आ जाएंगे मेरे पास। ओके, तो तब आएगा मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल, तो इसमें मेरे ट्रेड डेटर्स हैं, और ट्रेड डेटर्स हैं मेरे 4,16,000 के ऊपर, लेस जो हमने पहले एक प्रोविजन लिया था आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, 20,800, ये बन गया मेरा 3,95,200 अच्छा, उसके बाद है मेरा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल की फिगर है 2,72,000, तो 0,027666,67,200, ये आ गया मेरे 6,67,200, ये आ गया मेरा 16 नंबर। अच्छा, अब आ जाता है मेरा यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो चलिए जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो ये मेरा नोट नंबर बन जाएगा 17, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एक तो है मेरा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है जी मेरा 10,000 है, और साथ में आपको पता होगा कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उसको भी हम कैश ही मानते हैं। ES3 ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बोल रखा है बैंक। तो एक तरह से मेरे पास हो गए 2,13,600 ओवरड्राफ्ट है, इसलिए ये ब्रैकेट में जाएगा।
अगर ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो ब्रैकेट में जाएगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, तो ये 2,13,600, ये देखो ये माइनस हो जाएगा इसमें से। अच्छा, अब क्या रह गया जी मेरे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस रह गया जी हमारे पास। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस टैक्स जो दे रखा है हमने, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसका भी मेरा अकाउंट नोट बन जाएगा, और वो है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स दे रखा है जी हमने 56,000। तो अगर ये 56,000 है तो यहाँ पे आ गया मेरा 18 नंबर के ऊपर 56,000। अच्छा, अब उसके बाद है मेरी अदर करंट एसेट्स हैं। ओके, तो ये है मेरा अदर करंट एसेट्स, और ये 19 नंबर के ऊपर, और 19 के ऊपर हमारे पास है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट, और ये जो हमारे पास जो एक्रूड इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, जो हम ये कह रहे थे ना कि हमारी इनकम जो है वो अदर इनकम्स जो है वो कहाँ से आई है हमारे पास, तो वो कहाँ से आई जी, एक्रूड इंटरेस्ट से हमारे पास वो इनकम आई है, और वो है हमारी 10,000 रुपीज, विच इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। अच्छा, अब 10,000 रुपीज भी हमारा 90 नंबर हो गया, तो ये आ गया मेरा 10,000 रुपीज। और कुछ बचा हो अगर, तो ये आ गया हमारी अदर करंट एसेट्स में आ गया। ओके, तो चलिए जी इसका भी हम टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल हो गया मेरा 5,091,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,97,600 प्लस 1,08,200 प्लस 6,67,200 प्लस 5,6,000 प्लस 10,000 माइनस 2,13,600। ये भी आ गया मेरा 7,308,800 यहाँ पे आ गया। तो देखिए इसका टोटल कितना है, ये और इसका टोटल भी कितना है, 7,308,800। तो इसका मतलब है कि मेरी एसेट्स आर नाउ अगेन इक्वल टू द लायबिलिटीज। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें ऐसा है कि इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इससे इजी ही आएगा, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अब आप इस पे लर्न करेंगे, तभी आपकी मास्टरी इसके ऊपर हो जाएगी। तो अब मास्टरी करने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसको लर्न करेंगे।